नमस्कार साथियों, स्वागत है आज के वीडियो में। और मैं आपका दोस्त भवानी सिंह। साथियों, आज के वीडियो के थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि आज के वीडियो में क्या-क्या बात डिस्कस होने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझे हैं कि अधिकतर निवेशक जो एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं, वो कभी भी करोड़पति नहीं बन सकते। साथियों, कोई क्लिकबेट नहीं है, कोई क्लिकबेट मैं करता भी नहीं हूँ। ये प्रैक्टिकल चीज़ है कि अधिकतर जो इन्वेस्टर होते हैं, जो एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं, वो करोड़पति नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते हैं? क्या गलती करते हैं? आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आप भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म में पैसा बना सकें, वेल्थ क्रिएट कर सकें? तो आज की वीडियो में आपको सारी बातें डिटेल में आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। साथ ही चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि जब भी मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूँ, आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आइए साथ देखते हैं कि मैक्सिमम लोग करोड़पति क्यों नहीं बन पाते। देखिए दोस्तों, यदि आपको एसआईपी के थ्रू करोड़पति बनना है तो आपको कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी। आपको समझना पड़ेगा कि करोड़पति बनने के लिए आपको कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कितने टाइम तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और किस सीएजीआर से आपको रिटर्न मिलेगा तो आप करोड़पति बनेंगे। तो चलिए आपको सबसे पहले लेके चलता हूँ मैं आपको एसआईपी कैलकुलेटर पे। देखिए यहाँ पे आपको बताता हूँ कि यदि आप 15,000 रुपीज़ पर मंथ का एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, 15 ईयर तक कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते हैं, और यदि आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो 15% है, तो होगा ये कि 15 ईयर के अंदर आपका अप्रोक्सीमेटली 27 लाख रुपीज़ आपका इन्वेस्ट होगा, 74.53 का आपको रिटर्न मिलेगा, तो टोटल आपका हो जाएगा 1.02 करोड़। यानी यदि आपको एसआईपी के थ्रू करोड़पति बनना है, तो आपको 15,000 का इन्वेस्टमेंट 15 ईयर के लिए, और 15% सीएजीआर यदि आपका रिटर्न मिलेगा तो आपका रिटर्न होगा। 15% सीएजीआर अबव नॉर्मल होता है, थोड़ा सा रिस्की होता है। और यदि आप इसको और भी नॉर्मल करना चाहते हैं, यदि आप 12% चाहते हैं कि आप 12% के आसपास यदि आपको रिटर्न मिले, तो यही टाइम आपको अप्रोक्सीमेटली 19 ईयर करना पड़ेगा। आई थिंक 17 ईयर। यानी यदि आपका रिटर्न 12% है तो आपको 17 ईयर तक आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब बात ये आती है कि कितने लोग ऐसे हैं जो 15,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट अगले 15 से 17 साल तक कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करने को तैयार है या इन्वेस्ट कर पाएंगे। बिकॉज पेपर पर दिखना बड़ा आसान होता है कि 15,000 मैंने इन्वेस्ट किया अगले 15 ईयर के लिए तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा। लेकिन जब बात इन्वेस्टमेंट की आती है, जब कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट की बात आती है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अगले 15-17 ईयर के लिए, चाहे मार्केट अप रहे, चाहे मार्केट डाउन रहे, चाहे आपके घर में पैसा हो, चाहे पैसा नहीं हो, यदि आप लगातार 15,000 इन्वेस्ट कर पाते हैं, यदि 12 से 15% का रिटर्न मिलता है, तो जा कर के आप एसआईपी के थ्रू करोड़पति बन सकते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपको तब मिलती हैं, तब आप एसआईपी की जो एक्चुअल 2 चीज़ें हैं, उनको आप यूज़ में करते हैं। तो वो 2 बातें कौन-कौन सी हैं, आपको बताता हूँ मैं। देखिए, एसआईपी के अंदर जो पहला फ़ायदा आपको मिलता है, वो मिलता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, और दूसरा फ़ायदा आपका होता है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। दोनों को मैं आपको ईज़िली समझाता हूँ कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है, रूपी कॉस्ट एवरेजिंग क्या होता है। देखिए, यदि मान लीजिए आपने 15,000 का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, 12% मान के चलता हूँ, चलिए आपको बात मान के 15% कर देता हूँ। 15% से आप सीएजीआर पे आप रिटर्न जनरेट करते हैं। अब देखिए, यदि आपने यही इन्वेस्टमेंट केवल 5 साल के लिए किया, तो यहाँ जो ब्लू लाइन है, जो ब्लू है निशान है, ये है आपका इन्वेस्टमेंट, और जो येलो पार्ट है, ये आपका रिटर्न। आप देखेंगे पहले साल में रिटर्न बहुत कम है, दूसरे साल में थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन जब 5 साल तक आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो आप इन्वेस्ट करते हैं 9 लाख, और आपको रिटर्न मिलता है लगभग 4.45 लाख का। यानी जितना आपने इन्वेस्ट किया है, उससे 50% अमाउंट आपको रिटर्न में मिलता है। तो कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं है कि आपने 9 लाख रुपए लगाए हैं, 5 साल के बाद आपको 13.5 लाख मिल रहे हैं। लेकिन यदि यही इन्वेस्टमेंट आपका कंटिन्यू रहता है, और जब ये आपका हो जाता है 10 ईयर के लिए, तब देखिए क्या होता है कि 10 ईयर के अंदर ये आपका ब्लू वाला पार्ट इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, और येलो पार्ट आपका रिटर्न का पार्ट है, जो आपकी कमाई। यहाँ पे देखिए आप इन्वेस्ट करते हैं 18,000, और आपका रिटर्न वहाँ पे मिलता है अप्रोक्सीमेटली 24 लाख का। यानी अप्रोक्सीमेटली आपके इन्वेस्टमेंट का 1.3 टाइम्स आपको यहाँ पे रिटर्न मिलता है। और यदि यही इन्वेस्टमेंट आपका हो जाता 15 ईयर के लिए, तो यहाँ पे देखिए आपने 27 लाख इन्वेस्ट किया है, और आपको मिलता है टोटल 1 करोड़। यानी अप्रोक्सीमेटली आपने जो इन्वेस्ट किया उसका 3 टाइम्स। तो दोस्तों, ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग होती है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको फ़ायदा लेने के लिए तो पहली कंडीशन ये है कि आपका जो टाइम पीरियड है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। यदि आप चाहते हो कि 4 साल 5 साल के अंदर आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बहुत ज़्यादा फ़ायदा लेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का प्रॉफिट लेने के लिए आपको कम से कम अपने इन्वेस्टमेंट को 15 से 20 साल रखना पड़ेगा, तब जा कर के एक्चुअल में वेल्थ क्रिएट होगा। दूसरी बात होती है एसआईपी के अंदर, वो आपकी होती है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। रूपी कॉस्ट एवरेजिंग क्या होता है कि एसआईपी के अंदर आप हर महीने एक फिक्स डेट के ऊपर फिक्स फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। तो यदि म्यूचुअल फंड की एनएवी बढ़ती है, तो भी आप परचेज़ करते हो। म्यूचुअल फंड की एनएवी गिरती है, तो भी आप परचेज़ करते हो। यानी चढ़ते हुए मार्केट के में भी
इन्वेस्ट करते हो और यदि मार्केट गिरता है तो भी आप इन्वेस्ट करते हो। तो लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि एवरेज होते कि कभी आपका हाई पे इन्वेस्ट होगा, कभी आपका लो पे इन्वेस्ट होगा। तो एक टाइम पीरियड के बाद में आपका इन्वेस्टमेंट क्या होगा, एक एवरेज हो जाएगा। और यही पावर होती है एसआईपी के थ्रू। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात किया था कि क्या कितने इन्वेस्टर ऐसे हैं जो अपने इन्वेस्टमेंट को 15 ईयर के लिए होल्ड कर पाते हैं या लगातार 15 साल तक वो लोग पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए साथियों, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैक्सिमम जो इन्वेस्टर हैं वो एसआईपी के थ्रू वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते हैं। उसके पीछे कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें जो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। देखिए, उसके पीछे पहला रीज़न ये है कि जो 70% एसआईपी होती है वो लेस देन 3 ईयर के अंदर आपका वो लोग एसआईपी स्टॉप कर देते हैं। यानी आज यदि किसी ने एसआईपी स्टार्ट की है तो 3 साल से पहले-पहले उसका एसआईपी बंद हो जाता है। और दूसरा ये है कि ओनली 3% इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो अपनी एसआईपी को 5 साल से ज़्यादा लंबे टाइम तक कंटिन्यू रख पाते हैं। आपको सुन के शौक लगेगा, लेकिन हाँ, ये रियलिटी है कि 100 में से ओनली 5 इन्वेस्टर ऐसे हैं जो अपनी एसआईपी को 5 ईयर से ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाते हैं, उसको लगातार रख पाते हैं। इसलिए मैंने आपको पहले बोला था कि 15 साल तक तो किसी भी एसआईपी के अंदर इन्वेस्ट करना बहुत मुश्किल है। करोड़पति बनने की तो बात ही अलग है। 97% लोग तो 5 साल के अंदर-अंदर एसआईपी बंद करके चले गए। साथियों, इन्वेस्टमेंट से पैसा बनाना इतना आसान नहीं है। 15 ईयर तक यदि आपको इन्वेस्ट करना है तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास साइकोलॉजी होनी चाहिए, आपके पास में रिस्क लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए। तभी जाकर के आप अपने इन्वेस्टमेंट को 15 ईयर तक होल्ड कर सकते हैं, तभी जाकर के आप करोड़पति बन सकते हैं। अच्छा, ये जो मैंने आपसे बातें बताई है कि 70% जो लोग ऐसे हैं जो 3 साल से पहले एसआईपी को बंद कर देते हैं। 97% लोग ऐसे हैं जो 5 साल के तक एसआईपी को बंद कर देते हैं। ये मैं बातें कोई हवाई-हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें दिखा रहा हूँ कि एक्चुअल मार्केट में क्या हो रहा है। ये देखिए साथियों, ये द इकोनॉमिक टाइम्स का ये रिपोर्ट है, आपको गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसमें रिपोर्ट में बोला गया है कि 50% जो म्यूचुअल फंड्स गेट रिडीम्ड विदिन ए ईयर। यानी 50% जो म्यूचुअल फंड है, वो लोग पहले साल में ही निकाल लेते हैं। और यदि आपको वेल्थ क्रिएट करना है, तो वेल्थ क्रिएट की पहली कंडीशन ये है कि आपको लॉन्ग टर्म तो पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैक्सिमम जो लोग हैं, जिन्होंने वेल्थ क्रिएट किया है या आप भी आपने भी देखा होगा कि किसी भी इंसान के पास में जो एक्चुअल के अंदर वेल्थ बनता है, जो मोटा पैसा बनता है, वो बनता है पीपीएफ के अंदर। और पीपीएफ के अंदर बड़ा पैसा इसलिए बन पाता है कि उसकी 2 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन ये है कि आपके पास जो पैसा आपके अकाउंट में आने से पहले कट जाता है। यानी जो आपका इन्वेस्टमेंट हो, पैसिव इन्वेस्टमेंट है, उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। तो आपका जो लाइफ़स्टाइल होता है वो ये नहीं है कि आपका टोटल अमाउंट सैलरी कितनी है। आपका लाइफ़स्टाइल डिसाइड होता है कि आपके हाथ में कितना पैसा आता है। एम आई राइट? तो दूसरा ये है कि पीपीएफ से पैसा निकालना इतना आसान नहीं है। यदि आपको कभी 50,000 लाख रुपए ज़रूरत भी पड़ती है, तो आप क्या करते हैं, दोस्तों से उधार लेकर के इधर-उधर से एडजस्ट करके आप अपना काम चला लेते हैं, आप पीपीएफ को नहीं छेड़ते। इसलिए वहाँ पे क्योंकि लॉन्ग टर्म तक आप पैसा इन्वेस्ट करते रहते हैं, लॉन्ग टर्म तक आपका पैसा वहाँ पे जाता रहता है, इसलिए आपका एक अच्छा खासा कॉर्पस वहाँ पे जुड़ जाता है। म्यूचुअल फंड के अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि आपको जब भी ज़रूरत पड़े, तब आप अपने पैसे को यहाँ पे निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हाइली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट है ये। लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, जैसे छोटा-मोटा काम पड़ता है, सबसे पहले वो एसआईपी को तो बंद करते हैं। ये सबसे पहले वो म्यूचुअल फंड को रिडीम करते हैं। तो यदि आप म्यूचुअल फंड से पैसा बनाना चाहते हैं, तो एक चीज़ आप समझ लीजिए कि आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म तो पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात, ये देखिए, ये मैं आपको ये आज की नहीं है, आज डेट है 31 दिसंबर 24 है और ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ है 11 दिसंबर की, यानी बहुत पुराना न्यूज़ नहीं है। और ये न्यूज़ कहाँ पर है आपको दिखाता हूँ, इसका पूरी डिटेल आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये आपका मनी कंट्रोल है और ये मनी कंट्रोल की न्यूज़ है 11 दिसंबर की। ये न्यूज़ क्या है कि एसआईपी स्टॉपेज रेशियो लगातार चौथे महीने बढ़ा। क्या इसका मतलब है कि शेयरों में निवेशकों की दिलचस्पी घट रही है? ये देखिए, लगातार चौथे महीने सिप स्टॉपेज रेशियो बढ़ा है। खास बात यह है कि नए सिप अकाउंट रजिस्ट्रेशन की रफ्तार भी घटी है। लगातार दूसरे महीने इसमें गिरावट देखी है। नवंबर में सिप स्टॉपेज रेशियो बढ़कर 79.12% पहुंच गया है। ये सिप स्टॉपेज रेशियो क्या होता है कि इसमें इसमें क्या होता है, कैलकुलेट करते हैं कि कितने नए लोग एसआईपी स्टार्ट कर रहे हैं और कितने ने पुराने लोगों ने एसआईपी बंद कर दिया, उससे एसआईपी स्टॉपेज रेशियो निकल के आता है। अब देखिए यहाँ पे नए सिप अकाउंट रजिस्ट्रेशन में भी गिरावट, जो एमफी है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया एमफी, इसके डाटा के मुताबिक नवंबर में 49 लाख नए एसआईपी अकाउंट्स रजिस्टर्ड हुए। ये अक्टूबर में 63.7 लाख के मुकाबले काफ़ी कम है। यानी अक्टूबर में जो नए एसआईपी अकाउंट खुले थे वो लगभग 64 लाख थे और नवंबर में खुले 49 लाख। कितने कम है? नवंबर में एसआईपी कंटिन्यूएशन बढ़ करके 39.1 लाख पहुंच गया है। ये अक्टूबर में 38.8 लाख के
मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। यानी जिन लोगों ने एसआईपी बंद किया था अक्टूबर महीने में, वो थे लगभग 38.8 लाख, और नवंबर महीने में कितने 39.1% 14% लोग ऐसे जिन्होंने अपनी एसआईपी को बंद कर दिया। इसमें नवंबर में सिप स्टॉपेज रेशियो बढ़कर 79.12% पहुंच गया है। ये मई के 88.38% के ऑल टाइम हाई के बाद सबसे ज़्यादा ये है। अब आपको बताता हूँ दोस्तों कि जो एस आई पी स्टॉपेज रेशियो है, ये कब कब कितना रहा है। ये देखिए मई 2020, जब मार्केट में कोविड की वजह से मार्केट अप्रोक्सीमेटली 38-39% तक का करेक्शन मार्केट ने लिया था। उस टाइम जो ये जो एस आई पी स्टॉपेज रेशियो था, ये अप्रोक्सीमेटली 80% था। ये देखिए, और अब समझने वाली बात है कि जब मार्केट अप्रोक्सीमेटली 38-39% करेक्शन लिया था, तब जो एस आई पी स्टॉपेज रेशियो था वो 80% था। और आज मार्केट ने केवल 10 से 11% का करेक्शन लिया पिछले 2 महीने के अंदर। तब ये लगभग उसके बराबर है, 79.12 रेटिंग को ज़्यादा फर्क नहीं है। अब बात ये आती है कि ये इतना ज़्यादा एस आई पी स्टॉपेज रेशियो बढ़ा क्यों है। ये देखिए इसी रिपोर्ट के अंदर है, आप आराम से देख सकते हैं। इस रिपोर्ट का मैं लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यदि आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो पढ़ सकते हैं। ये देखिए, जो आनंद राठी वेल्थ है, उसके डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज का कहना है कि सिप स्टॉपेज रेशियो में इजाफा से चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि डायरेक्ट और रेगुलर शिप में बड़ा फ़र्क है। यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके साथ में शेयर कर रहे हैं फिरोज अजीज सर, कि डायरेक्ट और रेगुलर शिप में बड़ा फ़र्क है। डायरेक्ट शिप में टेक्नोलॉजी की बड़ी भूमिका होती है। टेक्नोलॉजी की वजह से डायरेक्ट शिप शुरू करना और स्टॉप करना बहुत आसान होता है। इसलिए स्टॉक मार्केट में गिरावट या उतार चढ़ाव होने पर इन्वेस्टर शिप स्टॉप करते हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि उन्हें सही सलाह नहीं मिलती है। अगर रेगुलर शिप में फाइनेंशियल एडवाइजर की भूमिका होती है, कुछ इन्वेस्टमेंट वॉल्यूम में इसकी बड़ी हिस्सेदारी है। देखिए दोस्तों, ये जो बात इन्होंने बताई है, यही मेन रीज़न है, ये जो एस आई पी स्टॉपेज रेशियो जो बढ़ा है उसके बारे में। रेगुलर में इन्वेस्ट करना चाहिए, डायरेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सारी बातें आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन जो मैक्सिमम जो इन्वेस्टर है, जो आज के टाइम जिन्होंने एस आई पी स्टॉप किया है, ये वो लोग हैं जिन्होंने कोविड के बाद में मार्केट में एंट्री किया। और आज सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, जितने भी जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो खास करके फिन इन्फ्लुएंसर हैं, वो एक बात हमेशा बोलते रहते हैं कि यदि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए, रेगुलर में नहीं करना चाहिए जी, बिकॉज वहाँ पर आपको कुछ जो रिटर्न है वो कम मिलते हैं। ये सारी बातें आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो में आप बने रहिए, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आज सीखने को मिलेंगी। दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि मैक्सिमम जो नए इन्वेस्टर हैं जिन्होंने कोविड के बाद में मार्केट में एंट्री बनाई है एसआईपी के थ्रू, उनको लगता है कि एसआईपी में इतना ही रिटर्न मिलता है, और जिनके पास कोई गाइडेंस नहीं है, वो मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो एसआईपी को पिछले 4-5 साल के अंदर विद इन 5 ईयर स्टॉप करके चले जाते हैं। अब हम बातें डिस्कस करेंगे कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट रेगुलर स्कीम में करना चाहिए या डायरेक्ट स्कीम में करना चाहिए। पहले आपको बताता हूँ कि रेगुलर क्या होती है और डायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट स्कीम वो होती है जिसके अंदर जो भी इन्वेस्टर होता है वो डायरेक्टली जाकर के एएमसी से कॉन्टैक्ट करता है, चाहे एएमसी के वेबसाइट के थ्रू, कैंप्स के थ्रू, या फिर अपने ब्रोकर के थ्रू। तो वहाँ पर आपका जो एसआईपी इन्वेस्टमेंट होता है वो डायरेक्ट होता है। इसमें आपको फ़ायदा ये मिलता है कि जो रेगुलर स्कीम होती है उसके अंदर म्यूचुअल फंड एडवाइजर डिस्ट्रीब्यूटर का बीच में कमीशन इंक्लूड होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाता है और आपको रिटर्न कम मिलता है। कितना कम मिलता है, ये सारी सारी बातें मैं डिस्कस करूँगा इसी वीडियो में। तो ये होता है डायरेक्ट, और जो भी इन्वेस्टमेंट किसी म्यूचुअल फंड एडवाइजर के थ्रू या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू होता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर आपका थोड़ा रिटर्न कम मिलता है, बिकॉज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्टली आपसे कोई कमीशन चार्ज नहीं करते हैं। वो एएमसी के थ्रू उनको इंसेंटिव मिलता है, तो उसकी वजह से एएमसी क्या करती है कि अपने एक्सपेंस रेशियो को बढ़ा देती है, तो वहाँ पर आपको रिटर्न कम मिलता है। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि किन को डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए साथियों, डायरेक्ट में उन्हीं को जाना चाहिए जिनको पता है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कब इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, और कब आपको एग्जिट करना है। यानी यदि आप एनालिसिस कर सकते हो म्यूचुअल फंड का, सारी चीज़ों को मॉनिटर आप कर सकते हो, आपको सारी बातें पता है, आपके टारगेट क्या हैं, आपके गोल क्या हैं, किस तरीके से आपको डाइवर्सिफाई करना है, यदि ये सारी चीज़ें हैं, आपको पता है, तो आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि आपको पता नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको डायरेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको रेगुलर मोड लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि किनको रेगुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। रेगुलर म्यूचुअल फंड का मतलब होता है कि अब आपका इन्वेस्टमेंट किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या म्यूचुअल फंड एडवाइजर के थ्रू मार्केट में हो रहा है। देखिए, तो जो भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइजर होता है, उसका रोल क्या है, ये बातें हमें पहले समझनी कि एक्चुअल में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर करता क्या है।
ये सबसे पहला काम करता है आपका गोल सेटिंग। यदि मैं अपनी बताऊँ तो जब भी मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, 2 टाइप के क्लाइंट आते हैं। कुछ क्लाइंट ये बोलते हैं कि भई मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है एसआईपी के थ्रू। मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हो? तो बोलते हैं कि सर कुछ पैसा बच जाता है हमारा, तो हम चाहते हैं कि हमारा कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न यहाँ पे बन जाए। दूसरे क्लाइंट वो आते हैं, जो चाहते हैं कि उनके पास एक गोल होता है, एक टारगेट होता है कि मुझे इस काम के लिए चाहिए, मुझे बच्चे के एजुकेशन के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, मुझे बच्चे की शादी के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है। तो जिन लोगों को नहीं पता होता है कि उनको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, तो पहला काम जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर वो करता है, गोल सेट करता है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि गोल सेटिंग क्यों ज़रूरी है। गोल सेटिंग केवल एसआईपी में नहीं, गोल सेटिंग लाइफ में हर जगह ज़रूरी होती है। मैं एसआईपी में आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आज आपने गोल सेट किया है कि अगले 15 साल के बाद में मुझे अपनी लड़की की शादी के लिए कुछ पैसा चाहिए। जो भी एक्स वाई जेड आप अमाउंट आपको चाहिए वो आपने आज डिसाइड किया। अब आपको पता है कि यदि इस तरीके से आप काम करेंगे तो जाके 15 साल के बाद में आपका इतना इन्वेस्टमेंट होगा और इतना आपका वेल्थ क्रिएट होगा। क्लियर है? तो क्या होगा कि जब मार्केट जो ऊपर-नीचे होगा, कभी मार्केट में तेज़ी आएगी, कभी मार्केट में मंदी आएगी, तो उस टाइम में आप अपनी एसआईपी को स्टॉप नहीं करेंगे। लेकिन यदि आपने रैंडमली आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो जैसे ही मार्केट छोटा-मोटा करेक्शन लेगा, आप फ़ियर में या किसी भी तरीके से इमोशन से आप पे प्रभावी हो जाएँगे और आप अपने एसआईपी को या तो स्टॉप कर देंगे या आपने रिडीम कर लेंगे। तो पहला काम होता है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का कि वो आपकी गोल सेटिंग करता है। नेक्स्ट होता है रिस्क प्रोफाइलिंग। जब बात रिस्क प्रोफाइलिंग करता हूँ, तो मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है कि रिस्क प्रोफाइलिंग होती क्या है। रिस्क प्रोफाइलिंग का मतलब होता है कि यदि आपके इन्वेस्टमेंट के साथ में कुछ गलत होता है, कुछ गलत का मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपने इन्वेस्ट किया आज 1 लाख रुपीज़ और कल यदि आपका इन्वेस्टमेंट किसी भी वजह से मार्केट में किसी वजह से करेक्शन हो सकता है, यदि 1 लाख का इन्वेस्टमेंट कल गिर कर के 70,000 का हो जाता है, तो क्या वहाँ पर भी आप अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड करते हैं या वहाँ पर आप डर करके अपने इन्वेस्टमेंट को रिडीम कर लेते हैं? इस प्रोफाइल के ऊपर मेरे को एक बात याद आ गई। एक बार मेरे पास एक क्लाइंट आया, जो कि प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और अप्रोक्सिमेटली 80,000 के आसपास उनकी सैलरी। उन्होंने बोला कि सर मैं एट 10,000 रुपीज़ का मंथली एसआईपी करना चाहता हूँ। तो मैंने उनसे ऐसे पूछ लिया कि भाई किस काम के लिए है? तो बोला सर ऐसे-ऐसे मुझे बच्चे के एजुकेशन के लिए मुझे कुछ 10 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप रिस्क कितना ले सकते हो? तो बोले सर रिस्क की कोई टेंशन अपने को नहीं है। अच्छी खासी अपनी सैलरी आज आ रही है, लिमिटेड कंपनी में काम करते तो ऐसा भी नहीं है कल नौकरी चली जाएगी और टाइम भी अपने पास 10 साल ज़्यादा का है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फुल रिस्क लेके काम कर सकते हैं। मैंने देखा है कि ठीक आज उनकी सैलरी ठीक है, सारी चीज़ें स्टेबल हैं और 10,000 की एसआईपी करने को वो तैयार हैं। लेकिन उनका जो जॉब है वो गवर्नमेंट जॉब नहीं है। यानी 100% सिक्योर जॉब उनका नहीं। तो मैंने उनको बताया कि देखिए आप बहुत ज़्यादा रिस्क मत लीजिए, बिकॉज़ होगा ये कि आज तो सारी चीज़ें सही है, पिछले 4 साल से आप मार्केट देख रहे हो, बड़ा अच्छा मार्केट में रिटर्न भी दिया है, ऐसा रिटर्न मार्केट में आता नहीं है। बाय चांस यदि मान लीजिए, कल आपके साथ कुछ हो गया, मार्केट में कुछ हो गया, मार्केट में करेक्शन आ गया, मंदी आ गया और उस टाइम में मार्केट गिर गया, आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई और उसी टाइम में अंत क्या हुआ कि मंदी की वजह से कंपनी ने क्या किया कि आपको निकाल दिया और आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो उस टाइम आप क्या करेंगे? आपको अपना इन्वेस्टमेंट जो है उसको सेल करना पड़ेगा। तो आपको रिस्क तो लेना चाहिए, लेकिन आपको रिस्क बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। मेरी बात उनको समझ में आई कि बिल्कुल सही है। तो ये काम होता है म्यूचुअल फंड एडवाइज़र का कि अपने क्लाइंट के रिस्क को समझता है, उसके बाद उनको सजेस्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट काम होता है दोस्तों म्यूचुअल फंड एडवाइज़र का, वो होता है स्कीम सिलेक्शन। आज देखिए मार्केट में लगभग 2,500 के आसपास स्कीम है। उस 2,500 स्कीम में से आपके पोर्टफोलियो में कौन-सी 4, 5, 6, 7 स्कीम होंगी, ये कौन डिसाइड करेगा? हाँ, आज मैं मानता हूँ कि इंटरनेट के ऊपर ऐसे-ऐसे टूल अवेलेबल हैं जो आपको काम बहुत ईज़ी कर देते हैं, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारा काम यहाँ पे होता है। सबसे पहले आपका एसेट एलोकेट होता है कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसमें से कितना अमाउंट किस कैटेगरी में इन्वेस्ट होगा। उसके बाद उस कैटेगरी के अंदर जो बेस्ट स्कीम होती है, कोशिश किया जाता है उसमें आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो और उसके साथ आती है आपकी पोर्टफोलियो की मॉनिटरिंग। क्योंकि जो भी इन्वेस्टमेंट आपका आज स्टार्ट हुआ है, वो ज़रूरी नहीं है कि अगले 6 साल, 5 साल, 10 साल तक वही पोर्टफोलियो आपका सेम चलेगा। हो सकता है कि बीच-बीच में आपके रीबैलेंसिंग की आपको ज़रूरत पड़ जाए। हो सकता है कुछ स्कीम अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रही हो, कोई मार्केट में दूसरा स्कीम बढ़िया परफ़ॉर्म करना स्टार्ट कर दे। तो वहाँ पर आपके पोर्टफोलियो की मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। तो साथ ही यदि ये सारे काम आप खुद से कर सकते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप रेगुलर में इन्वेस्ट मत कीजिए, आप डायरेक्ट में इन्वेस्ट कीजिए। यदि ये सारे काम आप खुद से नहीं कर सकते हो, तो मेरा आपको सजेशन यही है कि कोई एक अच्छा सा म्यूचुअल फंड एडवाइज़र या डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़िए, उनसे आप अपनी चीज़ें डिस्कस कीजिए और उनके थ्रू आप म्यूचुअल फंड में मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। यदि आप भी एक एक्सपर्ट म्यूचुअल फंड एडवाइज़र के थ्रू मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही यदि अभी तक हमें आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।
देखिए शायद 2 बातें होती हैं, एक होता है गोल और दूसरी होती है उस गोल की कॉस्ट। गोल को पूरा करने के लिए कुछ आपका एक्सपेंस होता है, कुछ आपकी कॉस्ट आपको पे करनी पड़ती है। देखिए शायद एक एग्ज़ाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए भगवान ना करे आपके साथ कोई बीमारी, आपकी जो भी आपकी एज है 40-45 साल आपकी एज हो सकती है। मान लीजिए आपको कोई बीमारी हो गई, आपको हाइपरटेंशन हो गया, आपको डायबिटीज़ हो गई। अब आपको पता है कि हाइपरटेंशन और जो डायबिटीज़ है ये लाइफ लॉन्ग बीमारी है। आपके 30-25 साल, 30 साल, 35 साल जब तक आप ज़िंदा रहेंगे तब तक आपको डॉक्टर को विज़िट करना पड़ेगा और हर महीने आपको डॉक्टर को फ़ीस पे करनी पड़ेगी। अब आप बोलते हैं कि मैं क्यों हर महीने 500-700 हज़ार रुपए डॉक्टर को पे करूँ? एक काम करता हूँ, मैं खुद से स्टडी स्टार्ट करता हूँ और अपना ट्रीटमेंट मैं खुद से करूँ। क्या ये पॉसिबल है? मैं नहीं बोलता इम्पॉसिबल है। हो सकता है कि आप सारी चीज़ें काम कर भी लें, लेकिन आपको ये समझना है कि आपको एक एक्सपर्ट बंदे को हायर करना है, जो फुल टाइम इसी प्रोफ़ेशन में है या आपको सारी चीज़ें खुद से करनी। यदि आपको लगता है कि एक डॉक्टर को हायर करना ईज़ी है आपके लिए, सस्ता आपके लिए, तो आप उसको हायर कर लीजिए। यदि आपको लगता है कि आप खुद से सीख कर खुद का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आप खुद से ट्रीटमेंट कर लीजिए। तो जो चीज़ आपको पसंद है, जो तरीका आपको अच्छा लगे, उस तरीके से आप अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अब साथ ही आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ कि डायरेक्ट में और रेगुलर म्यूचुअल फंड में कितना डिफरेंस आता है रिटर्न में और आपको वहाँ पे कितना फ़ायदा हो सकता है। ये देखिए एक वेबसाइट है वैल्यू रिसर्च। मैं भी मैक्स अपनी रिसर्च इसी वेबसाइट से करता हूँ और जब भी आपको म्यूचुअल फंड में कोई रिसर्च करनी हो, कोई तो स्टडी करना हो, तो आप यहाँ से कर सकते हो। मैंने आपके लिए यहाँ पे देखिए एक फंड की दोनों स्कीम ली है। ये है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप कैटेगरी में बहुत अच्छा फंड है। मेरा रिकमेंडेशन नहीं है लेकिन बढ़िया अच्छा फंड, लेकिन अच्छा फंड है ये। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप ये डायरेक्ट स्कीम है और ये है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप रेगुलर स्कीम। यानी इसमें डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन नहीं है और इसमें डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन। अब देखते हैं कि इस फंड ने पिछले 10 साल में दोनों कैटेगरी में किस हिसाब से रिटर्न दिया है। ये देखिए, यदि आपने पैसा लगातार 10 साल तक इसमें पैसा इन्वेस्ट किया, मान के चलते हैं कि 2 दोस्त हैं राम और श्याम। राम ने क्या किया कि अपना पैसा इन्वेस्ट किया डायरेक्ट में और श्याम ने क्या किया उसी पैसे को इन्वेस्ट किया रेगुलर में किसी एडवाइजरी के थ्रू। तो अब क्या हुआ कि राम को रिटर्न मिला अप्रोक्सीमेटली 15% का और श्याम को रिटर्न मिलता है अप्रोक्सीमेटली 14% का 10 ईयर में। 7 ईयर में राम को मिलता है लगभग 15.5% का और श्याम को मिलता है 14.5% का। 5 साल में देखते हैं तो राम को मिलता है 20.17 का और श्याम को मिलता है 19.15 का। यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो श्याम है, जो एक एडवाइजर के थ्रू मार्केट में गया है, उसको 1% का रिटर्न कम मिलता है। आप मेरी बात को एग्री करते हैं? क्योंकि मैंने आपके सामने ही दोनों स्कीम मैं आपसे कंपेयर कर रहा हूँ। अब देखते हैं उसमें किसको कितना नुकसान होता है। तो देखिए, मान के चलते हैं कि दोनों ने 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया। 10,000 का इन्वेस्टमेंट है 10 ईयर के लिए और पहले राम श्याम का देख लेते हैं जिसको कम मिला है, उसको मिला है 14% से। तो 12 लाख आपका इन्वेस्टमेंट हुआ है और उनपे जो रिटर्न मिला है उसको मिला है 14.21 लाख यानी 14,21,000 का रिटर्न उसको मिला है। वहीं पर राम जो डायरेक्ट में गया था तो उसको रिटर्न कितना मिलता है देखते हैं। उसको मिलता है 15,87,000 का। यानी शाम को एडवाइजरी थ्रू जाने पर 1,61,000 रुपये का नुकसान हो। आई थिंक कितना होगा? 1,60,000 के आसपास का, 1,50,000 के आसपास का उनको नुकसान होता है। वो नुकसान तब है तब दोनों के दोनों ने इन्वेस्टमेंट लगातार 10 साल तक किया है। अब जो डाइट करता है, खुद से करता है, वो 10 साल तक टिकेगा, नहीं टिकेगा, उसका मुझे नहीं पता, लेकिन हम एक आइडियल सिनेरियो लेके चलते हैं कि दोनों ने किया है। अब बिकॉज़ जो इंसान 10,000 रुपीज़ मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहा है एसआईपी के अंदर, उसका मतलब है कि उसके पास कम से कम 20,000 का सेविंग होगा। जिसके पास 20,000 का सेविंग होगा, उसका मतलब कम से कम उसकी इनकम 80-90,000 के आसपास होगी। तो 80-90,000 में बंदा जो कमाता है, यदि उसके पास कुछ स्किल होगी जिसकी वजह से 80-90,000 कमाता है। अब यदि वो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता है, तो सिंपल सी बात है, उसको अपना टाइम, अपना एफर्ट यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब होगा ये कि राम जिसने सारा काम खुद से किया और श्याम जिसने कुछ भी नहीं किया, एक एडवाइजर के थ्रू मार्केट में इन्वेस्ट करता है, तो राम ने क्योंकि सारा काम खुद से किया तो हो सकता है उसको कम से कम ज़्यादा नहीं तो डेली का आधा घंटा तो मान के चलूँगा, 10 से 15 घंटे महीने का तो इन्वेस्टमेंट मान के चलूँगा उसको, क्योंकि अपने पोर्टफोलियो को रेगुलर मॉनिटर भी करना पड़ेगा, स्टडी भी उसको करना पड़ेगा और राम को ये सब कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। अब जो श्याम जिसने एडवाइजर थ्रू इन्वेस्ट किया है, मैं ये मान के चलता हूँ उसको 1,50,000 रुपए का नुकसान हुआ। अब वो चाहता है कि उसको 1,50,000 रुपए की भरपाई करनी है, तो उसको करना क्या पड़ेगा? मैं मान के चलता हूँ कि यदि आज के टाइम में श्याम जिसने एक रेगुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, यदि वो महीने का 500 रुपए एक्स्ट्रा कमा लेता, यानी जो भी उसकी स्किल्स है, टैलेंट है, उससे उसको क्या करना, महीने के 500 रुपए एक्स्ट्रा कमाना है और क्योंकि हर महीने उसकी सैलरी बढ़ती रहेगी, तो हर महीने उसका जो इनकम भी बढ़ता रहेगा।
तो मैं ये मान के चलता हूँ कि वो ₹500 से स्टार्ट करता है और 10% की स्टेप अप करता है अपने जो उसने एक्स्ट्रा कमाई कमाई किया है उस टाइम जिस टाइम को म्यूचुअल फंड एनालिसिस करने में लगा था, उसी टाइम के अंदर उसने क्या किया ₹500 महीने का एक्स्ट्रा कमा लिया। तो यहाँ पे देखिए अगले 10 साल के अंदर यदि वो भी 14% का रिटर्न उस पे कैलकुलेट करता है, तो अगले 10 साल के अंदर उसका 95,000 के आस-पास इन्वेस्टमेंट होगा और वो 1,87,000 कमा लेगा। यानी मैं ये बातें आपसे इतना खुल कर के आपसे बातें इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि जो टाइम आप इन्वेस्ट करने वाले हो म्यूचुअल फंड एनालिसिस के अंदर, उतने ही टाइम एफर्ट के अंदर जो काम आप खुद से कर रहे हो, वहाँ पर आप ₹500 से ज़्यादा की इनकम महीने में कर सकते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि जो प्रेज़ेंटली आप काम कर रहे हो, उस काम को छोड़ कर के सारा एनालिसिस खुद से करना है या जो काम आप खुद से आज कर रहे हो जिसमें आपको नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा इनकम करनी है और शांति के साथ में म्यूचुअल फंड को एडवाइज़र के थ्रू आपको इन्वेस्ट करना है। साथियों, आज की वीडियो में मैंने सारी बातें इतनी खुल के इसलिए डिस्कस किया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यदि आप भी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, तो म्यूचुअल फंड एसआईपी एक आम इंसान के लिए बहुत बहुत अच्छा साधन है। लेकिन इसके अंदर पैसा वही बना पाएगा जो रेगुलरली यहाँ पे लगातार कंसिस्टेंटली अपने इन्वेस्टमेंट को करता रहेगा, पोर्टफोलियो को होल्ड करके रखेगा, तो ही आप यहाँ पे पैसा बना सकते हैं। देखिए कहीं पर भी एडवाइज़र की ज़रूरत क्यों पड़ती है? किसी प्रोफ़ेशन के अंदर कुछ भी चीज़ आपको करना हो, कोई भी गोल आपको आपको अचीव करना हो, तो आपके पास एक एडवाइज़र होना चाहिए। इसका एक बहुत ही सटीक एग्ज़ाम्पल आपके सामने है, वो है महाभारत। महाभारत में आपको पता है कौरव और पांडवों की लड़ाई थी। जो पांडवों के अंदर जो सबसे बड़ा योद्धा था, वो था अर्जुन और कौरवों के पास में अर्जुन से भी ज़्यादा ताकतवर 5 योद्धा थे। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण एंड भीष्म पितामह। ये 5 योद्धा ऐसे थे जो अर्जुन से ज़्यादा ताकतवर थे और कौरवों की जो सेना थी वो भी पांडवों से कम 4-5 गुना बड़ी सेना थी। लेकिन उसके बावजूद भी पांडव लड़ाई क्यों जीते? मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है कि पांडवों के पास में एक ऐसा एडवाइज़र था, जिसने उनको सब कुछ गाइड किया। अब एक बार सोचिए आप, यदि महाभारत के युद्ध में से हम एक बार श्री कृष्ण को निकाल दें, काम तो सारा का सारा किसने किया? अर्जुन ने किया। लेकिन क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सारा काम किसने बताया? श्री कृष्ण भगवान ने बताया। तो एक बार मुझे बताइए यदि महाभारत के युद्ध में से हम श्री कृष्ण भगवान को निकाल देते हैं, तो क्या आपको लगता है कि पांडव कभी जीत सकते थे? लेकिन केवल एक एडवाइज़र होने से ताकत कम थी, सेना कम थी, नॉलेज कम था, एक्सपीरियंस कम था, लेकिन एक अच्छा एडवाइज़र आपकी लाइफ़ में क्या कुछ कर सकता है, वो महाभारत से बड़ा एग्ज़ाम्पल आपके सामने कुछ भी नहीं हो सकता। मेरे पास बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मेरा सजेशन आपको यही है, मैं नहीं बोलता कि आप मेरे थ्रू ही आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप अपना म्यूचुअल फंड खुद से भी कीजिए विद स्टडी के साथ में। स्टडी कर नहीं कर सकते हैं, तो एक अच्छा सा म्यूचुअल फंड एडवाइज़र आप हायर कीजिए। उसके थ्रू आप मार्केट में कंसिस्टेंटली अगले 15 से 20 साल तक इन्वेस्ट कीजिए। तब जा कर के एक्चुअल में जो आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, वो चीज़ें पॉसिबल हो पाएँगी। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको लगता है कि आज की वीडियो से कुछ भी आपको वैल्यू एडिशन मिला है, तो वीडियो को लाइक कीजिए। कोई आपका कमेंट है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन पर ज़रूर हिट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।